गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। इनके गुणों के बारे में पढ़ा था और इनका अंतर पढ़ा था। इनमें अंतर देखो, जब हमने किसी धारावाही परिनालिका थी अपने पास, धारावाही जो परिनालिका होती है वो हमेशा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो वो हमेशा समचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। उस धारावाही परिनालिका में जब हमने किसी पदार्थ को रखा और वो अल्प विस्थापन से क्या हुआ, वहां पे प्रतिकर्षित हुआ, तो ऐसा पदार्थ कौन सा था, अपना प्रतिचुंबकीय पदार्थ था। अगर जब हमने किसी धारावाही परिनालिका में किसी पदार्थ को रखा और वो अल्प विस्थापन से आकर्षित हुआ तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ था। अगर वो प्रबल विस्थापन से आकर्षित होता है तो कौन सा था, वो लोह चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद जो आज का अपना टॉपिक है बेटा वो है क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम, देखो क्यूरी का नियम होता क्या है इसको समझो सबसे पहले। कि बेटा अगर हम बात करें कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, कौन से प्रतिचुंबकीय, तो एक होता है काई। काई का मतलब क्या होता है, काई होती है चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं काई को, चुंबकीय प्रवृत्ति। देखो काई जो होती है, इस काई का मान अगर हम बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान जो होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर निर्भर वो नहीं करता है किनके लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगर मैं बात करता हूं अनुचुंबकीय पदार्थों की और लोह चुंबकीय पदार्थों की, किनकी बात कर रहा हूं मैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की और लोह चुंबकीय पदार्थों की। तो अनुचुंबकीय पदार्थों का और लोह चुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, उनकी इकाई है, वो ताप पर बेटा क्या करती है, निर्भर करती है। लोह चुंबकीय पदार्थों की भी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है और अनुचुंबकीय पदार्थों की भी चुंबकीय प्रवृत्ति किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। अब यहाँ पे देखो, तो क्यूरी का जो नियम था वो क्या था, कि क्यूरी जो था उसने क्या कहा, उसने बताया कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बेटा वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर ताप बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी, अगर ताप घटेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। जब यहाँ पे समानुपाती का निशान हटाएगा तो नियतांक आता है C और अपूर्ण में C। यहाँ बेटा जो C है ये C अपना होता है क्यूरी नियतांक। कौन सा नियतांक है ये, क्यूरी नियतांक है C, और T यहाँ पे क्या है, ताप है। तो ये था क्यूरी का नियम कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए दिया गया कि अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो किस पे निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, और उनका जो मान होता है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो ताप की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बाद एक शब्द आता है अपने पास क्यूरी ताप। क्यूरी ताप बेटा देखो, क्यूरी ताप की अगर मैं बात करता हूं तो क्यूरी ताप एक ऐसा ताप होता है जिस ताप के नीचे, इस ताप के नीचे तो पदार्थ कैसा होगा, लोह चुंबकीय होगा, और इस ताप के ऊपर कैसा हो जाएगा, वो अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। मतलब वह ताप जिस पर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ किसमें परिवर्तित हो जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाएगा बेटा, क्यूरी ताप कहलाता है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं TC से। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, TC से। तो एक ऐसा ताप जिस पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो किसमें परिवर्तित हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, वो कहलाता है क्यूरी ताप। अगर बात की जाए बेटा फेरस की और दूसरा अपने पास है निकिल, तो बेटा फेरस जो होता है इसके लिए क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेल्सियस, और निकिल के लिए बेटा जो क्यूरी ताप होता है 637 डिग्री सेल्सियस। कि फेरस के लिए जो क्यूरी ताप है वो कितना होता है, 770 डिग्री सेल्सियस, और निकिल के लिए कितना होता है, 637 डिग्री सेल्सियस होता है क्यूरी ताप। तो ऐसा ताप जिस पर ये लोहा फेरस किसमें परिवर्तित हो जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में, और ये निकल भी किसमें परिवर्तित हो जाता है, अनुचुंबकीय। ऐसा होता कैसे कि देखो, जब ताप बढ़ाया जाता है तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका कौन सा चुंबकत्व होगा, लोह चुंबकत्व होता है।
वो जो लौह चुंबकत्व उनका है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। जब उनका लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा तो धीरे धीरे उनके चुंबकत्व का गुण क्या हो गया, कम होता चला गया। और जब चुंबकत्व उनका कम होता आएगा तो वो लौह चुंबक से किसमें बदल जाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाएंगे। एक ताप और होता है जिसको बोलते हैं नील ताप। दूसरा जो अपने पास ताप है वो कौन सा होता है, नील ताप। जो नील ताप है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थों के बीच में कार्य करता है। कि प्रतिचुंबकीय अपने पास पदार्थ हो गया, दूसरा क्या हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ हो गए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए कौन सा ताप आता है अपने पास, नील ताप आता है। कि एक ऐसा ताप जिस पर प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कौन सा ताप, नील ताप बोलते हैं। देखो दोनों तापों में जो पदार्थ है वो बदलता किसमें है, अनुचुंबकीय में बदलता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर क्यूरी ताप की बात की जाए तो लौह चुंबकीय पदार्थ बदलता है, अगर नील ताप की बात की जाए तो कौन सा बदलता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बदलता है। कि कैसा ताप जिस पर प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है वो किसमें परिवर्तित हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ में। और नील ताप जो है बेटा इसको Tn से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको Tn से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो जो अपना अगला टॉपिक है बेटा वो देखो क्या है। तो पदार्थों में देखो चुंबकत्व जो होता है, पदार्थ जो होते हैं, देखो हमने पदार्थों को कितने भागों में बांटा, पदार्थों को हमने बांटा 3 भागों में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा कौन सा हो गया, तो तीसरा अपना हो गया लौह चुंबकीय पदार्थ। तो पदार्थ के 3 प्रकार हो गए, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय। तो देखो इनको जब बांटा तो उसमें चुंबकत्व तो तीनों में आ रहा है ना। तो चुंबकत्व पदार्थों जो है, पदार्थों में चुंबकत्व के कारण, जो अपना अगला टॉपिक है वो क्या है, पदार्थों में चुंबकत्व के कारण। कि जो पदार्थ है उनमें चुंबकत्व किन के कारण होता है, किसके कारण पदार्थों में क्या आता है अपना चुंबकत्व, यानी कि कोई पदार्थ चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं वो किसके कारण दर्शाते हैं। तो इसके देखो इसमें जो पहली कंडीशन है अपने पास वो है कक्षीय इलेक्ट्रॉन की गति, या दूसरे शब्दों में कहोगे इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति, कक्षीय गति के कारण। तो इलेक्ट्रॉन की, या दूसरे शब्दों में लिख दो यहाँ पे, यानी कि कक्षीय गति के कारण। क्या लिख दो यहाँ पे, कक्षीय गति के कारण, या कक्षीय गति किसकी, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण। ये हो गया पदार्थों में चुंबकत्व का पहला कारण, क्या है, कक्षीय गति के कारण, या इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के। बेटा जब इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है वो एक निश्चित कक्षा में, देखो इलेक्ट्रॉन की गति 2 होती है, एक तो कक्षीय गति होती है, कौन सी होती है, चक्रण गति होती है। पहले हम पढ़ेंगे कक्षीय गति के कारण, बाद में हम पढ़ेंगे चक्रण गति के कारण। देखो चक्रण का मतलब क्या, देखो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में तो चक्कर लगाता है, इसके अलावा वो अपने एक्स पर भी क्या होता है, घूमता है। जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाया तो वो गति कौन सी हो गई, कक्षीय गति, और जब अपने एक्स पर घूमेगा तो वो कौन सी गति हो गई, वो हो गई चक्रण गति उसकी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, जब वो कक्षीय गति करेगा इलेक्ट्रॉन तो इस कक्षीय गति के कारण भी वहां पर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो देखो होता कैसे है कि भी माना ये कोई वृत्ताकार कक्षा है जिसमें ये हो गई बीच में नाभिक, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है जो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये जो है अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये L के लिए कोणीय संवेग के लिए x ले दिया मैंने, तो बेटा कोणीय संवेग के लिए यहां पर जब बात करें तो ये हो गया म्यू एल। किससे प्रदर्शित किया मैंने इसको, म्यू एल, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। म्यू एल कौन सा है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। म्यू एस से प्रदर्शित करूंगा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो फिलहाल देखो कक्षीय गति के कारण आ रहा है तो कौन सा आएगा, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण आएगा। बेटा चुंबकीय आघूर्ण का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, m इंटू में क्या था, L था, यानी कि ध्रुव प्रबलता गुणा में प्रभावकारी लंबन। एक फॉर्मूला और होता है बेटा यहाँ पे, वो होता है I इंटू में A। कौन सा फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा गुणा में क्षेत्रफल। ये भी किसका फॉर्मूला होता है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, जो क्या है, विद्युत धारा गुणा में क्षेत्रफल। अगर हम बात करें I जो होता है इसका फॉर्मूला होता है
Q अपॉन में T। होता ही नहीं होता। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के लिए Q कितना होता है, तो Q का मान होता है -e। और देखो बेटा T यहाँ पर है आवर्तकाल। क्या है T यहाँ पे? आवर्तकाल। जब इलेक्ट्रॉन के लिए मान आ गया, Q का मान तो आ गया -e और T यहाँ पर है आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 पाई r अपॉन में ये होता है आवर्तकाल का फॉर्मूला, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। ओमेगा v बराबर होता है r ओमेगा, तो वहां से हमने ये मान निकाला, पढ़ चुकी है हम पहले। इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर कितना? 2। ये जो मान है ये कहां पे रख दो? समीकरण 2 में मान रखने पर। रखो समीकरण 2 में मान। जब हम समीकरण 2 में मान रखेंगे तो यहां से अपने पास क्या आएगा? ये आ गया I बराबर कितना आएगा? -e अपॉन में 2 पाई r और अपॉन में, यानी I बराबर हो गया -ev अपॉन में 2 पाई r। समीकरण नंबर 3। और देखो क्षेत्रफल जो होगा वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, उसके लिए a बराबर क्या आएगा? पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। ये जो तरीका है कक्षीय चुंबक इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण, हमने बेटा पिछली जो बुक पढ़ी थी हमने क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें निकाला था। जो चौथी यूनिट लास्ट हमने पढ़ी थी उसमें हमने कंप्लीट किया था, वो का वो टॉपिक है जो आज मैं आपको दोबारा करूंगा। ठीक है, तो a बराबर आ गया अपने पास पाई r स्क्वायर। देखो I का मान अपने पास और a का मान अपने पास। कहां पे रख दो? समीकरण नंबर कौन से में रख दो? 1 में रखो। समीकरण 3 व 4 से 1 में मान रखने पर। रखो भाई 3 और 4 से जब हम 1 में मान रखेंगे तो बेटा मान रखेंगे समीकरण 3 और 4 से कहां पे मान रखेंगे? हम 1 में मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा? देखो आ गया μL इक्वल्स टू I का मान कितना है? -ev अपॉन में 2 पाई r और इन 2 में a का मान हो गया पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r हो गया। μL बराबर आ गया -evr अपॉन में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको m से इसको गुणा कर दो और m से यहां पर क्या दे दो? गुणा व भाग करने। हमने इसको यहां पर m से गुणा कर दिया और m से यहां पर भाग कर दिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है? यहां पे मान आ गया देखो μL बराबर -evr अपॉन में 2 इंटू m और अपॉन में m। या लिखो तो क्या आएगा? μL बराबर -e mvr अपॉन में 2m। आ गया मान। इसके बाद देखो आगे करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? हम जानते हैं L जो होता है कोणीय संवेग, उसका मान होता है mvr। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जो होता है उसका मान होता है L बराबर होता है mvr। तो यहां पर देखो mvr की जगह पर क्या रखोगे? μL बराबर -el अपॉन में 2। अगर बेटा यहां पर मैं सदिश रूप लगाना चाहूं, इसका कौन सा रूप लेना चाहूं? सदिश रूप लेना चाहूं, क्योंकि चुंबकीय जो आघूर्ण होता है वो कैसी राशि होती है? वो एक सदिश राशि होती है। जब चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है तो यहाँ पे आ जाएगा μL इक्वल्स टू -el अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पर जो सदिश राशि है वो केवल कौन सी है? चुंबकोणीय संवेग, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ से देखो यहाँ पर जो माइनस जो निशान है वो किसको दर्शाता है? तो बेटा यहाँ पर जो माइनस निशान है वो दर्शाता है कि जो अपने पास चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो कोणीय संवेग की कौन सी दिशा में है? विपरीत दिशा में। कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मान आया वो कोणीय संवेग की कौन सी दिशा में होता है? विपरीत दिशा में। अगर हम बात करते हैं इसके बाद क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वांटम सिद्धांत की। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि जो कक्षीय कोणीय संवेग होता है वो एक क्वांटीकृत राशि होती है। कैसी राशि होती है? वो एक क्वांटीकृत राशि होती है। कि अपने पास जो कक्षीय कोणीय संवेग आ गया वो एक क्वांटीकृत राशि है, मतलब उसका
जो मान है कक्षीय कोणीय संवेग का वो क्वांटीकृत होता है, और बेटा उसका जो क्वांटीकृत मान होता है वो देखो होता क्या है। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये जो कोणीय संवेग है ये कैसी राशि हो गई, एक क्वांटीकृत राशि हो गई, जिसका जो मान होता है वो होता है L बराबर होता है h बार रूट L L प्लस। यहां जो L है ये होती है कक्षीय क्वांटम संख्या। कौन सी संख्या होती है ये, कक्षीय क्वांटम संख्या, जिसका मान बेटा 1 2 3 ऐसे चलते आ रहा। ठीक है, तो ये जो मान है ये यहां पे रख दो, तो क्या आएगा, म्यू एल जो है अपने पास आ गया माइनस ई एच बार अपॉन में 2 है, आगे आ गया रूट एल एल प्लस 1, क्या गया रूट एल एल प्लस 1। यहां पे देखो ई बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन हमने पढ़ा है, तो बोर मैग्नेटोन होता क्या है, म्यू बी जो होता है उसका मान होता है बेटा ई एच बार अपॉन में 2m, और इसका जो मान होता है 9.27 गुणा में 10 की पावर माइनस 24। कितना होता है 9.27 गुणा में 10 की पावर माइनस 24। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो म्यू एल है इसका मान क्या हो गया माइनस म्यू बी, आगे है रूट एल एल प्लस। जब बेटा ये अपने पास कैसी राशि थी, एल जो है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार वो हमें कैसी राशि प्राप्त हुई है, तो यहां से क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एल जो अपने पास है वो एल एक क्वांटीकृत राशि है, कोणीय संवेग एक कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है। और इसके संबंध से जब हमने यहाँ पे ये मान निकाला, इसका मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण है वो भी यहाँ पे कैसा होगा, क्वांटीकृत होगा। कैसा होगा, क्वांटीकृत। और देखो कोणीय चुंबकीय आघूर्ण का जो क्वांटीकरण है वो हम एक निश्चित अक्ष पर पढ़ेंगे, जो हमने स्टर्न गर्लिक प्रयोग में पढ़ा था। क्या था वहां पे कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका क्वांटीकरण हमने कौन से अक्ष पर पढ़ा था, तो उसका क्वांटीकरण हमने पढ़ा था जेड अक्ष पर। कौन से पर पढ़ा था बेटा, जेड अक्ष पर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, म्यू एल कौन से अक्ष के लिए आएगा, ये जेड अक्ष के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया जेड, तो ये हो गया ई एल जेड अपॉन में 2 है। यहां पर मैं इसको प्लस ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि माइनस यहां पर किसको दर्शा रहा था, विपरीत दिशा को। मैं केवल यहां पर क्या ले रहा हूं, परिमाण ले रहा हूं। तो परिमाण में ये मान कैसा आ गया, प्लस का आ गया। तो म्यू एल जेड बराबर ई एल जेड अपॉन में क्या आ गया 2। ये भी क्वांटीकृत राशि है। और बेटा इस क्वांटीकृत राशि का एल जेड का जो मान होता है वो होता है एम एल एच बार। क्या होता है इसका मान, एम एल एच बार। जब ये मान हम रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आ गया म्यू एल जेड इक्वल्स टू ई एच बार अपॉन में 2m, और इन 2 में आ गया अपने पास एम एल। एल जेड की जगह पर हमने रख दिया एम एल एच बार। ई एच बार अपॉन में 2m किसके बराबर होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है जस्ट, किसके बराबर होता है, म्यू एल जेड इक्वल्स टू म्यू बी, आगे हो गया एम एल। ये अपने पास आ गया मान। ठीक है, अब ये जो अपने पास चुंबकीय आघूर्ण आया है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, इसके लिए हम एस कक्षा के लिए इसका मान निकालेंगे, पी कक्षा के लिए इसका मान निकालेंगे। तो देखो जब एस कक्षा की बात होती है, कौन सी कक्षा की बात होती है, एस कक्षा की, तो एस कक्षा के लिए बेटा एम एल जो है वो भी 0 होता है, और एल बराबर भी कितना होता है, 0 होता है। कौन सी कक्षा के लिए, एस कक्षा के लिए। जब एम एल बराबर भी 0 है और एल बराबर भी 0 है, इसका मतलब बेटा अपना जो म्यू एल था इसका मान भी 0 हो गया, और म्यू एल जेड का मान भी कितना हो गया, 0। एक मान तो यहां से निकलेगा, इसका परिमाण लोगे वो प्लस का आएगा, तो यहां से जो मान आया वो भी 0 हो गया, मतलब कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान भी 0 हो गया, और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के जेड अक्ष के घटक का मान भी कितना हो गया, 0 आ गया। कौन सी कक्षा के लिए आ गया ये वाला मान अपना, तो ये जो मान है अपना ये कौन सी कक्षा के लिए है, एस कक्षा के लिए। अगर मैं बात करता हूं कौन सी कक्षा की, पी कक्षा की बात करता हूं, कौन सी कक्षा की बात करता हूं यहाँ पे, पी कक्षा। देखो बेटा पी कक्षा के लिए होता क्या है, तो पी कक्षा को समझ लो। जब हम पी कक्षा की बात करेंगे तो पी कक्षा के लिए देखो एल का जो मान है वो तो फिक्स रहता है,
कितना रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन अगर ml के मान की बात करते हैं बेटा, ये हमने पढ़ा भी है जीवन प्रभाव वगैरह उसमें, कि ml का मान कितना निकलता है, ms का मान कितना निकलता है, पिछले वाली बुक में हमने सारा पढ़ा है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं p कक्षा के लिए, तो p कक्षा के लिए होता क्या है, l जो है इसका मान तो होता है 1, लेकिन ml है जो इसका मान होता है -1, 0,1। क्या क्या होता है, -1 होता है, 0 होता है और 1 होता है। लेकिन l का मान कैसा हो गया, 1 हो गया। तो यहां से देखो जब μl का मान आप निकालोगे तो μl के मान में तो l की जगह पर क्या आएगा बताओ, इस l का मान होता है वही अपने पास क्या था, h बार रूट l l प्लस 1, ये होता है। इस l की जगह पर आ गया 1, ये हो गया 1 प्लस 1, यानी कि √2 हो गया अपने पास। आ गए यहां से मान, √2 जो मान है इसका वो मान हम रखेंगे। तो वो मान हमने रखने के बाद क्या करोगे, तो μl जो अपने पास है वो अपने पास मान कितना आया, वो आया बेटा μb, क्योंकि h बार अपॉन में 2m तो किसके बराबर होता था, μb के बराबर होता था। इसके बाद जो आगे का मान था वो क्या था, आगे बताओ, इसके बाद आगे हमने अभी अभी मान निकाला, l का कितना आया है √2, तो यहां से μl का मान क्या जाएगा, μb √2 आ गया मान। अब देखो इसके बाद जब हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी जो μl का मान निकाला था, μl का मान आया था μb रूट l l प्लस 1, ये अभी अभी निकाला था ना। इसमें l की जगह पर हमने 1 रखा, जब हमने l की जगह पर 1 रखा तो यहाँ पे कितना आ गया, √2, मतलब कक्षीय कोणीय जो संवेग है उसका मान अपने पास कितना हो गया, √2 μb हो गया। अगर मैं बात करता हूं किसके अलावा, अगर मैं बात करता हूं हमें निकालना है μlz का मान, तो बेटा μlz के मान के लिए अपने पास कितने मान आएंगे, देखो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला है μbml, क्या अपने पास फॉर्मूला क्या है, μbml। तो इस μbml की बात कर रहा हूं, एक बार रखूंगा ml बराबर -1, तो बेटा μlz बराबर हो गया μb इंटू -1, यानी कि ये मान आ गया माइनस का μb। एक मान तो क्या आ गया इसका, माइनस का μb। जब मैं रखूंगा यहाँ पे ml बराबर 0, दूसरा जो मान है उसमें क्या रख रहा हूं मैं, ml बराबर कितना रख रहा हूं, 0 रख रहा हूं। जब यहाँ पे मैं ml बराबर 0 रखूंगा तो अपने पास क्या आएगा, ये आ गया μlz इक्वल्स टू μb और इन 2 में 0, यानी कि μlz इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये आ गया अपने पास दूसरा वाला मान। अगर मैं बात करता हूं तीसरा μlz इक्वल्स टू, अब इस बार ml की जगह पर मैं रखता हूं माइनस का, प्लस का 1, क्योंकि -1 हो गया, 0 हो गया, अब किसका नंबर आएगा, +1 का, तो यहाँ पे मान आ गया μb इन 2 में 1, यानी कि μlz इक्वल्स टू, अपने पास इस वाली p कक्षा के लिए μlz के मान कितने आ गए, मतलब z कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के z घटक के मान कितने आ गए। तो यहाँ पर देखो कक्षीय चुंबकीय जो अपने पास आघूर्ण है इसके z घटक के हमें 3 मान प्राप्त हुए p कक्षा के लिए। कौन कौन से हो गए, -μp, 0 और +μp, ये 3 मान हमें प्राप्त हो गए कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। तो आज जो हमने पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था क्यूरी ताप। क्या था क्यूरी ताप, तो क्यूरी ताप जो अपना था वो था कि वह ताप जिस पर हम क्या करते हैं, जिस पर लोह चुंबकीय जो पदार्थ है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जब हमने आगे पढ़ा तो देखो अगर ताप बढ़ाने पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके लिए जो चुंबकत्व का गुण होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था नील ताप। नील ताप क्या था, नील ताप में था कि एक ऐसा ताप जिस पर कौन सा प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ था वो किसमें बदल गया था, अनुचुंबकीय पदार्थ में। इसके बाद पढ़ा क्यूरी का नियम। क्या होता है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका जो चुंबकत्व होता है, उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप पर निर्भर
नहीं करती। लेकिन जो अपने पास लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो किस पे निर्भर करती है, ताप पर। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। उसके लिए होता क्या है, जब हम अनुचुंबकीय पदार्थों की बात करते हैं तो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए होता क्या है कि उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है इकाई, वो ताप की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर ताप बढ़ाओगे तो घटेगी, ताप घटाओगे तो वो बढ़ेगी। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा पदार्थों के लिए होता क्या है, पदार्थों के जो चुंबकत्व है इसका कारण क्या होता है। पदार्थों के चुंबकत्व के कारण की अगर मैं बात करूं तो इसके कई कारण होते हैं। पहला जो कारण हमने पढ़ा था वो कौन सा था, वो था इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण या कक्षीय गति के कारण। ये जो अपने आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है ये सेम टू सेम आपको मिलेगा क्वांटम मैकेनिक्स में स्टर्न-गर्लिक प्रयोग में। स्टर्न-गर्लिक प्रयोग में हमने यही किया था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के बारे में पढ़ा था। ठीक, और उसमें ये हमें सारा का सारा मिल जाए। जेड एक्स पर हमने मान भी निकाला था आगे करके, या उसके अलावा और दोबारा हमने इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा था, प्रचक्रण युग्मन पढ़ा था, कक्षीय युग्मन सारे पढ़े थे, उनमें आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाला क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन कौन सी गति करता है, वो कक्षीय गति करता है और दूसरी करता है चक्रण गति। कक्षीय गति के कारण जब हमने उसके लिए किसका मान निकाला, जब वो इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करेगा तो उसमें एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। इस कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान किस पे निर्भर करता है, कोणीय संवेग पर निर्भर करता है। EL लिखा हुआ ना, EL यानी कि कोणीय संवेग। अब देखो हुआ क्या कि जब अपने पास कोणीय संवेग होता है वो कक्षीय गति के लिए कैसा होता है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार वो कक्षीय गति के लिए वो होता है, क्वांटीकृत होता है। जब कोणीय संवेग अपना क्वांटीकृत होता है तो ऐसी स्थिति में बेटा दूसरा अपने पास क्या है, जो कोणीय संवेग पर निर्भर करता है चुंबकीय आघूर्ण, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वांटीकृत हो जाएगा। इस क्वांटीकृत मान के लिए हमने क्या किया, जब वो क्वांटीकृत हुआ तो उसका एक जेड अक्ष पर एक घटक निकाला, उस घटक के लिए अपने पास ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे ml के मान देखो, अगर बात की हमने s कक्षा के लिए मान निकाला और p कक्षा के लिए मान निकाला, इतना क्या है बेटा। जो दूसरा अपना टॉपिक है वो किसके कारण, चक्रण के कारण, वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। इसके साथ बेटा एक न्यूमेरिकल है जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, सीधा फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में मान रखना है, बाकी उसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एक टॉपिक अपना आज हो गया पदार्थों के चुंबकत्व के कारण का, कौन सा, कक्षीय गति के कारण चुंबक या इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण। दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण, उसका भी एक डेरिवेशन है जिसमें हम यहाँ पे ml आया है, वहां पे क्या आएगा, ms आ जाएगा। ये भी हमने पढ़ा है, घूर्णन क्वांटम संख्या है ना, यहाँ पे कौन सी, चक्रण क्वांटम संख्या। फिर आगे दोनों मिलेंगी तो जे आएगा, जे बराबर जो होता है l प्लस एस। ये सारा हमने पढ़ लिया है क्वांटम के अंदर, वही अपना थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, इसके बाद हम आगे। ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।